सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मेरे तो हाल ठीक है। उम्मीद ये है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। बहुत तेज़ी से सर तब्दीली आई है मौसम। सर एक तब्दीली आई है और आ रही है। कल से बारिशें जो हैं मुतवक्के हैं लाहौर में और वो चलेंगी गालिबन मंडे तक। और ये अगेन एक जो लास्ट स्पेल होता है मानसून का, ये अमूमन आ जाता होता है, लेकिन इसके बाद की भी जो एक तैयारी है वो सबको करनी चाहिए कि सर्दी का मौसम जो है वो इट इज़ अपॉन अस, और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा पड़नी है। लेकिन उससे ज़्यादा कि ये जो इस वक्त चेंज ऑफ वेदर है उसके अंदर जो आपको थोड़े से वायरल चीज़ें हो रही हैं, बच्चों को ज़ुकाम वगैरह सब कुछ हो रहा है, ये चेंज ऑफ वेदर के मामलात हैं। ये हर साल होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हर साल हम भूल जाते हैं कि ये पिछले साल भी हुआ था। तो ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है जो होती है, इसको आप घर पे ट्रीट करें। इसमें अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन नहीं है। बट बारिशें सर देखें इस दफ़ा टिल एंड विंटर आने से बिल्कुल पहले ये मानसून ने निकालना है। जी बिल्कुल। दूसरा ये कि आपकी तैयारी वाली बात ठीक है। बुध से जो आपके हाइज़ हैं वो 24 पे आ जाएंगे, जो कि नॉट सो हाई हैं, तो उसकी तैयारी। फिर तीसरी चीज़ ये है कि इस दफ़ा एक तो बारिश एंड तक चली है, और दूसरा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा फसल का नुकसान हुआ है सैलाब की वजह से। सो इस दफ़ा क्रॉप बर्निंग भी कम होगी। सो इस दफ़ा जो आप स्मॉग देखेंगे उसमें ये शुबा कि किस चीज़ का कितना फैक्टर है वो कम हो जाएगा। स्मॉग तकरीबन एलिमिनेट हो जाएगी, जो क्रॉप बर्निंग है वो तकरीबन एलिमिनेट हो जाएगी। और इस दफ़ा जो आप स्मॉग देखेंगे वो खालिस्तन गाड़ियों का और फैक्ट्रियों का धुआं है। जी बिल्कुल। पोर फ्यूल, गंदा पेट्रोल, जो कि यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है, एक सबसे मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। राफ़े आलम साहब कई दफ़ा हमारे शो पे आ चुके हैं, वो तो इसको इल्ज़ाम ठहराते हैं तमाम स्मोक के जो मामलात हैं कि जी आपका फ्यूल जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन ये एक टॉपिक है, मौजू है फॉर अनदर डे। आज सर हमने पहला जो अपना टॉपिक डिस्कस करना है वो ज़ाहिर है क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। सर हमने फ़ाइनल देखा, फ़ाइनल खेला, इंडिया के साथ हुआ, एक छोटी सी 3 मैच सीरीज़ हमने उनके साथ की और उसमें पाकिस्तान हार गया। लेकिन ये इसके इर्द गिर्द बहुत सियासी पहलू जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। मैच इटसेल्फ, उसके अंदर बैटिंग के अंदर भी पोर डिसीजंस, शुरू में आपने बहुत अच्छा खेला, बाद में क्यों प्लेयर्स नहीं कर पाए, ये एक सवाल है। लेकिन ये हमेशा का सवाल है, ये कोई नया सवाल नहीं। बॉलिंग की बारी जब हमने हारिस रऊफ़ को ओवर पर ओवर कराते गए, स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इंडिया को फंसा लिया था आखिरी ओवर तक मैच के। ऐसे नहीं था कि कोई बहुत ही वन साइडेड मैच था, बड़े उसके अंदर मामलात थे और बड़ी चीज़ें थी जो कि काबू में थी, जो काबू में हो सकती थी। एक रन आउट मिस किया, एक कैच मिस किया, तो बहुत चीज़ें थी जो डिफरेंट हो सकती थी। पोर कैप्टनसी कह सकते हैं इसको आप ये कह सकते हैं कि जी प्लेयर्स जो थे उनका सही मोमेंटम जो था वो टूट चुका था, एक प्रेशर था इंडिया का, वॉटएवर। बट उसके बाद जो मामलात पेश आए, सिर्फ क्रिकेट की हद तक मैं बात कर रहा हूँ कि प्लेयर्स के जो NOCs हैं वो कैंसिल किए गए, प्लेयर्स अब बाहर लीग नहीं खेल सकते फ़िलहाल। उसके अलावा ये चिमगोइयाँ जो कि थोड़ी सी हमें वाज़े भी हुई कि जी बाबर आज़म और रिजवान को आप टीम में वापस ला रहे हैं। सो मेरे तो ख्याल में हमने यही चीज़ की है कि एशिया कप में आप फाइनल तक गए, आपने फाइनल खेला, जो कि मेरे नज़दीक तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। बट ये वही है, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड वाली बात है। जो 2 स्टेप बैकवर्ड हैं उस पर हम बात करने आज बैठे। जी बिल्कुल सर। आप देखें, सबसे पहली चीज़ आपने जिस तरह से कहा कि आप तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचेगा, एक पहुंचा। दूसरी चीज़, पाकिस्तान का पहला मैच इंडिया से हुआ बहुत वन साइडेड, इंडिया जीता। दूसरा मैच इंडिया से हुआ, इंडिया जीता लेकिन फाइटिंग मैच हुआ, ठीक है, सेकंड लास्ट ओवर तक मैच गया प्रॉपर। तीसरा मैच आपने देखा कि बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुआ, लास्ट बॉल तक गया और बीच में कई ओवर ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान फेवरेट था। अब ये क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की टीम
बदतदरीज खेलते खेलते इम्प्रूव कर रही है। ये होता है बेटर अपोनेंट्स के साथ खेलने का नतीजा। यही हम कहते हैं कि पूरे पंजाब में आपके हालात ये हैं कि 10-10 मरले पे स्कूल बन रहे हैं, खिलाड़ी निकलना कहाँ से है? केपी में सीमेंट की पिचें हैं, खिलाड़ी निकलना कहाँ से है? बात ये है कि ये जो प्लेयर्स हैं हमारे, इनको अगर बाहर की लीग में खेलने का मौका मिल रहा है तो उससे होगा क्या? दे विल प्ले विद बेटर अपोनेंट्स, देयर गेम विल इम्प्रूव। सबसे पहली चीज़ कि ये जो पाकिस्तानी जो जाने थे बिग बैश के लिए 7 प्लेयर्स, उनमें से कई तो ऐसे हैं, नेमली बाबर और रिजवान, जो कि एशिया कप खेले भी नहीं, आपने कैंसिल कर दी एनओसी। दूसरी चीज़ ये है कि प्लेयर्स को पीनलाइज करना कि तुमने परफॉर्मेंस नहीं दी तो हम तुम्हें सज़ा देंगे। अच्छा, वो सज़ा क्या है कि जो चीज़ तुमने करके प्रैक्टिस करके, और मैच प्रैक्टिस से बड़ी प्रैक्टिस कोई नहीं होती, और वो ये किसी और के खर्चे पे कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से खेल के नहीं कर रहे, ऑस्ट्रेलिया में खेल के कर रहे हैं, वहाँ की पिचेस से अकस्टम्ड हो रहे हैं, पूरी दुनिया के प्लेयर्स के साथ फेमिलियराइज हो रहे हैं, मॉडर्न क्रिकेट कैसे खेली जाती है वो कर रहे हैं, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे वहाँ से डॉलर लेके घर आ रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि हमने इनको ये नहीं करने देना। मैंने इससे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी की बात आज तक नहीं सुनी। सर, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे बोर्ड, जो कि एक इतना पुराना बोर्ड है, जो इतने सालों से क्रिकेट खेल रहा है, खिला रहा है, प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेजेंड्स प्रोड्यूस किए हैं, जो इसको हम नहीं कहते लेजेंड्स, दुनिया मानती है कि लेजेंड्स हैं, उसकी एक रिकोर्स है उनके पास, एक वो सज़ा है जो आजकल के दौर में वो दे सकते हैं, वो ये है कि इनको एनओसी कैंसिल कर दो। भाई आप बड़ी सज़ाएँ हैं सर। जो पार्लियामेंटेरियंस की टीम है क्रिकेट की, उनके साथ भेज दें इनको, वो बड़ी अच्छी सज़ा है सर। बड़ी चीज़ें आप कर सकते हैं, बड़े क्रिएटिव तरीक़ेकार हैं जिससे आपकी क्रिकेट भी ना मुतासर, इससे क्रिकेट मुतासर होगी, जिससे ज़र मुबादला ना मुतासर हो, इससे वो भी मुतासर होगा। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे सज़ा भी वाज़ेह हो जाए, अगर आपने सजा देनी है। वैसे तो कोई पनिशेबल ऑफेंस तो नहीं है, लेकिन आप ये कहें कि हम इनकी प्रैक्टिस बढ़ा देंगे, हम इनको किसी और तरीके से बेहतर करेंगे, सजा क्या होती है? जो खान साहब करते थे कि चलो ये ग्राउंड के चक्कर लगाओ, भाई लगवा लें। अच्छा, ज़्यादा क्या होता है, ग्राउंड के चक्कर लगवाते उसको लाइव करते हैं कि देखें जी ये प्लेयर अच्छा नहीं खेलेंगे, ग्राउंड के चक्कर लगवा लें। ये कहाँ रह रहे हैं हम, ये क्या हो रहा है? एक तो नंबर 1 ये बात। दूसरा, आप सर ये देखें कि इंडिया की तरफ से एक जीत हुई, और उनके जो इश्यूज़ हैं, तमाम इश्यूज़ जो उस दिन हुए, ट्रॉफी का हो गया, हैंडशेक का हो गया, एंड एवरीथिंग। मैं सबसे पहले चाहता हूँ अपने ऑडियंस को एक क्लिप दिखाएं। कुलदीप यादव जो उनके स्पिनर हैं, जिन्होंने हमें बड़ी ज़बरदस्त, हम अच्छा भी खेले उनको, लेकिन ज़्यादातर उनको नहीं खेल पाए। कुलदीप साहब कह रहे हैं अच्छी टीम को हरा के मज़ा आता है, अच्छी टीम अच्छी क्रिकेट खेलती है और उनसे जीतें तो मज़ा आता है। वो कह रहे हैं अच्छी टीम के साथ खेलें, बयानात तब्दील हुए, इंडिया जाके तब्दील हुए उनके, क्योंकि वो जीते, प्रेशर ऑफ हुआ, बट वो कह रहे हैं कि अच्छी टीम के साथ खेलें। ये एक टॉप क्लास बॉलर हैं जिनको हम मानते हैं, दुनिया मानती है। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हराया, इनकी बड़े खिदमात हैं इंडियन टीम को। उसके बावजूद हमने एक दफ़ा, मैंने एक खबर नहीं देखी, मैंने एक स्टेटमेंट नहीं देखी, क्रिकेटिंग फैंस हो जाएं जिनके ऊपर मैं आता हूँ भी, बोर्ड हो जाए, सीनियर क्रिकेटर्स, एनालिस्ट्स वगैरह, जो कहें वेल डन बॉयज़, नो प्रॉब्लम, बक अप फॉर द नेक्स्ट वन। ये बात कोई नहीं कर रहा, ये सिर्फ बोलो जनाब के ऊपर बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम समझते हैं, और हमारी कोई ऐसी क्रिकेटिंग नॉलेज नहीं है, हमको क्रिकेट प्लेयर्स नहीं है, बट हम समझते हैं कि आपने इस वक्त उनको ये नहीं कहना कि यार तुम लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। भाई एक यंग टीम है, एक यंग साइड है, ज़्यादा क्या करें, कैप्टन चेंज कर दें, 1-2 प्लेयर्स इधर कर दें, एनओसी कैंसल, तनकीद, ना कोई कवर है फ्रॉम पीसीबी, ना कोई कवर है सीनियर प्लेयर्स की तरफ से। ये यंगस्टर्स हैं, इनको आपने ग्रूम करना है। ग्रूमिंग क्या होती है? ग्रूमिंग का आधा हिस्सा होता है प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन नहीं है इनके पास। पाकिस्तान, कुलदीप यादव दे रहा है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में कोई नंबर 5-6 रैंकिंग में टीम है। इंडिया जो है वो T20 चैम्पियन है इस वक्त करंटली, और मेरे ख्याल में नंबर 1 रैंकिंग की टीम है। नंबर 6 रैंकिंग की टीम ने नंबर 1 रैंकिंग की टीम को पसूड़ी डाल दी
कि जीत के दिखाओ, कि जीत के दिखाओ, आखिरी ओवर तक मैच चला गया, आप उनसे खुश नहीं हो और आप क्या कह रहे हो कि हम चले हुए कारतूस वापस लेके आएंगे। भाई उनको निकाला क्यों था? नहीं कर रहे थे ना परफॉर्म, इसलिए आप नई टीम आपने बनाई थी। अब आइदर स्टिक विद देम और इफ यू डोंट लाइक देम मजीद नए प्लेयर ट्राई करें। अच्छा अगेन वो जो पुराने प्लेयर्स हैं, वी हैव नथिंग अगेंस्ट देम। दुनिया में एक सादा सा उसूल है कि आप टीम में वापस कैसे आते हो। आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आते हो, नहीं तो आप किसी लीग में परफॉर्म करके आते हो, नहीं तो आप जो दूसरे फॉर्मेट खेल रहे होते हो उसमें परफॉर्म करते हो, और उसके बाद कौन आपसे इख्तलाफ कर सकते हैं? आप कहते हो यार इनको बाकी फॉर्मेट भी खिला दो। अभी क्या हो रहा है कि आप कह रहे हो कि जो ये खेल रहे हैं ना ये ठीक नहीं है, तो ऐसा करो कि वो जो पहले खेल रहे थे जो कि ठीक नहीं थे उनको वापस ले आओ। तो अच्छा वो जब परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, वो जो पहले खेल रहे थे यार ट्राई न्यू कॉम्बिनेशंस, ट्राई न्यू प्लेयर्स। गरीब मुल्क है, आप किसी बच्चे को अगर डेब्यू करवा देंगे उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, उसको एक दफ़ा अगर स्टार लग जाएगा उसकी कैप के साथ, वो अगर उसका करियर बन जाता है बड़ी अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो आगे कमेंट्री, नहीं तो आगे अंपायरिंग, नहीं तो रेफरिंग, नहीं तो तज्जिया कार, पता नहीं क्या कुछ वो कर सकता है। आपको नहीं पसंद तो नए से नए 24 करोड़ अवाम है जिसमें से मेरे ख्याल में हर बच्चा ही बचपन में क्रिकेट खेलता है। क्यों आपको बार बार पीछे जाना है? मतलब आपने यही करना है तो फिर वसीम अकरम को ले आए, मतलब अगर सीनियर प्लेयर ही खिलाना है तो फिर डायनासोर ले आओ। हाँ, और सर दूसरा इसके अंदर देखें कि जो या तो एक तो ये आपका वाला अप्रोच है कि जी आप ये कर लें, दूसरी अप्रोच ये है कि बाकी स्पोर्ट्स जो हैं उनको फ़रोग दें, फिर उनको ऊपर लेके जाएं। हॉकी लाएं ना वापस, स्क्वॉश ले आएँ वापस, आप जेवलिन के अंदर अरशद जो है अभी हम देख रहे हैं, मैं अभी उस पर बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहता, हम उसके ऊपर बाकायदा तौर पर डिस्कशन करके किसी को बुला के बात करेंगे क्या हो रहा है उस बंदे के करियर के अंदर, आप वो देख लें। दीगर और स्पोर्ट्स हैं, उस बंदे को छोड़ें, बात यह है कि उस बंदे को देख के आपका कोई 36 प्लेयर्स का पूल बन गया जेवलिन का। नहीं, कोई नहीं करना चाह रहा, नहीं यूटिलाइज किया ना। ये हमने जब वो जीते भी थे हमने उसके अंदर बड़ी मुबारक बातें और बाकी शो जब हमने किया था हमने एक बात ज़रूर की थी कि इसको यूटिलाइज करें, कॉर्पोरेट सेक्टर करे, गवर्नमेंट करे और प्लेयर्स लेकर आएँ। यहाँ पे एक तो क्रिकेट वन स्पोर्ट नेशन है, उसके अलावा यहाँ पे बाकी स्पोर्ट्स अगर वो खेलना चाहे भी कहाँ खेले, किधर जाए वो बच्चा, ये नहीं हो सकता। तो अगर यही है तो इसका बेड़ा गर्क करने से बेहतर बहुत है मेरे ख्याल में कि ये जो प्लेयर्स हैं, एक बैट है ना, और मेरे ख्याल में बुरी नहीं है, आप इन बच्चों के साथ, इन प्लेयर्स के साथ बहुत बेहतरीन किस्म की क्रिकेट आने वाले सालों में खेल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म जो अप्रोच है ना, इससे मैं बड़ा तंग हूँ। हम सियासत की आज बात नहीं करने बैठे यहाँ पे, लेकिन सियासत में भी एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है और क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली वो ट्रांसलेट कर गई है कि जी ये अगली सीरीज़ आ रही है, इसके लिए क्या तैयारी करनी है, उससे अगली ये सीरीज़ आ रही है, इसके लिए करनी है, ये वाला ICC टूर्नामेंट आ रहा है इसके लिए। वो यार छोड़े पर, आप लॉन्ग टर्म सोचें। आप अगर हारते भी रहें, एक दिहाई पूरी अगर आप हारते भी रहें तो इसमें क्या मसले वाली बात है? ये पहले हो चुका है, एक दिहाई ऐसी आई है जिसके अंदर पाकिस्तान जो है बहुत बुरा खेला है, ये हो चुका है, एक और आ जाएगी, उसके बाद आप छा जाएं, बट गेट विद द टाइम। एग्जैक्टली देखें, मिसबाह साहब के दौर में जब टेस्ट में पाकिस्तान एक दफ़ा बीच में छोटे से टाइम के लिए नंबर 1 पे आ गया था तो बड़े ज़ाहिर है पूरा मुल्क बड़ा खुश था। हम जैसे लोग तब वार्निंग यही देते थे कि देखें पूरी दुनिया किसी और तरफ की तर्ज की क्रिकेट खेल रही है, हम किसी और तर्ज पे जा रहे हैं, और ये होगा क्या कि अभी तो हमें कामयाब हैं, एकदम से डाउनफॉल आएगा और फिर उसको रिकवर करते हुए बहुत टाइम लग जाएगा। वही हुआ। बाकी एक तो आप दुबई मिला हुआ था, आपको 3 स्पिनर मिले हुए थे, डेड पिचें मिली हुई थी लो बाउंस वाली, और पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। दूसरी चीज़, पूरी दुनिया बेसबॉल की तरफ जा रही थी, वो अपना स्टाइल चेंज कर रहे थे, जाहिर है उनकी परफॉर्मेंस नीचे गई हुई थी, आपने उसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाया, लेकिन नुकसान क्या हुआ आपको अगली पूरी दिहाई में देखना पड़ा। इसी तरह T20 में आप जीत के बड़े खुश हो रहे थे, एक पीरियड बीच में आया था 10 विकेटों से आप इंडिया को हरा रहे थे, हम जैसे लोग तब भी कह रहे थे कि देखो ये पूरी टीम ये आगे जाके ऐसे नहीं चलेगा। यही बात है, जो पूरी दुनिया जिस तरफ जा रही है आप भी उस तरफ चलें, वरना आपका जो फासला है वो उनसे बहुत बड़ा होता जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सर, इसी चीज़ के ऊपर हमारे पास और भी कुछ खबरें भी हैं, कुछ मज़ीद एनालिसिस है, ब्रेक के बाद उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे हमने जाना है ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब।
सर ब्रेक से पहले बात हो रही थी क्रिकेट की, अब पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इंडिया के हमने थोड़ा सा तस्करा किया और कुलदीप यादव का एक क्लिप भी दिखाया जिसके अंदर वो कह रहे थे आप अच्छी क्रिकेट खेले हैं, हम नहीं यहाँ पे मानने को तैयार, और इसको हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। बट फर्स्टली जो आपने ब्रेक से पहले बात की थी कि जी देखें अब फ्यूचर ऑफ क्रिकेट जो है आपने विद द टाइम्स चलना है उसके अंदर। मैं ये नहीं मानता कि जितने लैपटॉप इस वक्त पड़े हैं BCCI में उतने लैपटॉप PCB में नहीं है, लैपटॉप उतनी है सबके पास, उनसे निकालना क्या है। एनालिस्ट होंगे, सब चीज़ें होंगी, आपके पास भी होंगी, उनके पास भी हैं। फ़र्क मेरे ख्याल में सिर्फ ये है कि वहाँ पे लोग ज़रा बात सुन लेते हैं और उस तरह अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तो एनालिस्ट छोड़ें, यहाँ पे हम अपने तज्ज़ियाकार जो हैं उनकी बातों के ऊपर अपनी क्रिकेटिंग पॉलिसीज़ बना रहे हैं। मुझे इस चीज़ से बड़ा बुनियादी तौर पे इख्तलाफ है। आई थिंक इस चीज़ को मज़ीद क्या इंटरनलाइज कर देना चाहिए कि जी आपके क्रिकेटिंग मामला जो हैं वो एक चार दीवारी में डिसाइड होने चाहिए, ना कि कोई शख्स जो कि हिस्सा ही नहीं है उस जगह का वो आपको बता रहा है कि जी इसको यहाँ कर दें, इसको वैसे कर दें, इसको लें, उसको लें। सर यहाँ पे ना इनर्शिया बहुत है। देखें बाकी पूरी दुनिया में आपने जिस तरह लैपटॉप की एनालिस्ट की बात की ना, बाकी पूरी दुनिया में तमाम स्पोर्ट्स में लैपटॉप वाले यंग एनालिस्ट बता रहे हैं कि क्या करना है और खेलने वाले और बोर्ड सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो लेजेंड प्लेयर्स हैं ना ये जान नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पे एक यंग एनालिस्ट लैपटॉप वाला जो है ना उसको लुक डाउन अपॉन किया जाता है, उसको कहते हैं कि तुम तो टेस्ट मैच ही नहीं खेले, तुम्हें क्या पता है। ओ भाई वो मतलब मैं इस पर क्या कहूँ, NFL से लेके तो बेसबॉल से लेके तो पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स में जो एनालिस्ट होता है उसका खुद खेला होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं कि जी जब मैं 1952 में यूं खल के खेलता था ना तो आज तक क्रिकेट, ओए भाई अब 1952 ख़त्म हो गया है। सर उसके अलावा आप देखें, अगर तो हमारी बात नहीं सुननी तो हॉलीवुड की बात सुन लें। एक फिल्म है मनी बॉल के नाम से, ब्रैड पिट है उसके अंदर, वो है दूसरा जो मोटा सा है, वो है ही इस चीज़ के बारे में। डायनासोर्स को के सामने एक शख्स जो बोर्ड का हिस्सा होता है खड़ा हो जाता है, और वो ट्रू स्टोरी कि भाई मैं इस थ्योरी को समझ रहा हूँ कि ये है अब, और आपने इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा, नहीं अपना वो दरवाज़ा है वहाँ से निकल जाए। यहाँ पे सर मसला ये है कि हमारे पास वो शख्स नहीं है, दैट पर्सन। और मे बी ये जो हमारे बाहर के कोचेस जो आ रहे हैं आजकल, जो ये भी हमारे बाहर के कोच हैं, मे बी ये कहते हो कि जी ये डेटा है, ये है, वो है। उनको 2-4 दफ़ा अगर ना हो जाती हो, ये मैं बिल्कुल स्पेकुलेटिव कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा ऐसा हुआ है, पर शायद हुआ हो, और उसकी बेसिस पे वो कहते हो कि ठीक है फिर तुम एनजी करना है एनजी कर लो। तो ये दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक। बहरहाल सर आगे चलते हैं। तो इसी क्रिकेट वाली हमारी जो सारी गुफ्तगू हो रही है उसके अंदर 2-3 और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। एक तो सना मीर हमारी क्रिकेटर हैं और बड़ी पाकिस्तान की विमेंस टीम की बड़ी स्टार है, वो अब कमेंट्री भी करती हैं। तो एक आई थिंक पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है विमेंस का, उसके अंदर उनकी कमेंट्री के ऊपर एक बड़ी तनकीद हुई है कि उन्होंने किसी एक खातून प्लेयर का तारुफ कराया जो पाकिस्तानी थी कि वो आज़ाद कश्मीर से हैं। तो इसके ऊपर इंडियंस जो हैं वो बड़े बॉयल अप हो गए हैं और बड़ा उनका वलवेला हो गया और बड़ा उनको तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ से। तो मुझे मेरा सवाल एक तो ये कि वो क्या कहें उनको, जो उनकी रिसर्च है उसके अंदर तो आज़ाद कश्मीर जो है उसी का जिक्र होगा, वहाँ पे वो इस चीज़ में नहीं जी आपको ऐसे कहना चाहिए तो वैसे कहना चाहिए। पॉइंट बीइंग कि इंडियंस जो हैं अब इस चीज़ पे आ जाती हैं थ्रू सना मीर कि उनका प्री मैच, ड्यूरिंग मैच, प्री सीरीज़, ड्यूरिंग सीरीज़ और पोस्ट सीरीज़, बारिंग अ फ्यू प्लेयर्स, उनका जो एक मकसद था कि सियासत को इसमें धकेल के रहना है, सियासत को डालना है इसके अंदर किसी तरह, वो रुक नहीं रहा। अभी हैंडशेक वाली बात हो रही है, इंडिया पाकिस्तान का मैच विमेंस टीम का मुतवक्के, उसके अंदर कह दिया जी कि आप एक्सपेक्ट ना करें हमसे हैंडशेक। ठीक है जी, नहीं करते आपसे हैंडशेक एक्सपेक्ट। ये बात किस तरफ जा रही है? मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल मेरे ख्याल में ठीक किया कि जब इंडिया जीत गया एशिया कप और उसके बाद ट्रॉफ़ी सेरेमनी थी, तो ज़ाहिर है एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड हैं उन्होंने ही, जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने ही आपको प्रेजेंट करनी है ट्रॉफ़ी। उन्होंने ग्राउंड में बैठ के तकरीबन धरना नुमा सिचुएशन क्रिएट कर दी कि हम नहीं ट्रॉफ़ी लेंगे इनसे। तो नकवी साहब ने कहा ठीक है जी हम चले जाते हैं यहाँ से। वो चले गए। वो ट्रॉफ़ी इस वक्त तक मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब के पास है, PCB के पास, जिसकी अब उस पर एक है ट्रॉफ़ी गेट खुल गया है जी कि हमें ट्रॉफ़ी वापस चाहिए, और जिस पे नकवी साहब ने कहा जी आ जाएँ, पाकिस्तान आएँ, यहाँ आके ले जाएँ ट्रॉफ़ी।
वहाँ तो आपको ऑफ़र की थी, आपने नहीं ली। वो बीच में कीजिए हम यूएई के हेड ऑफ क्रिकेट जो है उनसे ट्रॉफी लेंगे। ये क्या और है, ये सारे मामला ये तकरीबन पागलपन की तरफ जो है ये बात जा चुकी है। और आई थिंक क्रिकेट को इस चीज़ से अलहदा करना, ये भी जो तमाम जो इसकी ज़िम्मेदारी है अब आ गई है पाकिस्तान के ऊपर कि इनको घर तक पहुँचाएँ और तमाम चीज़ों में इनको थोड़ा सा जलील किया जाए कि जी क्रिकेट और सियासत की अलहदगी जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, वरना से पूरी गेम टेंट होती है। अब असल में अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लगता है कि ये मुस्तकबिल करीब में मुश्किल है, ये अब मोदी जी के जाने के बाद ही ठीक हो सकेगा। मोदी जी असल में फंस गए हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी ना जंग के बाद जी, वो मतलब वो दो स्टेटमेंट्स थी। अब ईदर वन ऑफ देम कैन बी ट्रू, मतलब इंडियंस को ऐसे सोचना चाहिए मेरे ख्याल में कि वो दोनों चीज़ें ठीक हो नहीं सकती। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी डीजीएमओ के रिक्वेस्ट करने पे हमने जो है वो जंग ख़त्म की। अच्छा ओके, साथ उन्होंने कहा कि ये जंग हमने ख़त्म नहीं की, ये पॉज की हुई है, ये हमने दोबारा शुरू करनी है और पानी भी रोकना है। भाई बात ये है कि आपका अगर ऑब्जेक्टिव ही पूरा नहीं हुआ था जंग करने का, तो आपने पाकिस्तानी डीजीएमओ के रिक्वेस्ट करने पे फिर क्यों बंद कर दिया? आपका तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं पूरा हुआ। और अगर आपने ऑब्जेक्टिव वो पूरा हो गया था और आपने अब उसके बाद बंद की है, तो फिर आपने दोबारा क्यों करनी है? सो बात ये है कि वो फंस गए हैं। उन्होंने अवाम के साथ, अपने अवाम के साथ अजीबो गरीब किस्म की बातें की हैं और उनके जो वोटर हैं वो उस पर ही मान लिए हैं। तो अब अगेन तरस आता है उन पे। मैं तो दुआ करता हूँ कि मतलब जिस तरह मैं अपने लिए करता हूँ, हमारे ख़ित्ता है वो, हमारे हमसाए हैं वो, मैं उनके लिए भी करता हूँ कि उनको थोड़ी सी आवाम को अक्ल मत आए। और वो उन्होंने एक डेड वेट अपने साथ बांधा हुआ है जिसका नाम मोदी साहब है, वो उसको काट के आगे चलें। बड़ा मैं ब्राइट फ्यूचर देखता हूँ इंडिया का, लेकिन अगर इस तरह से करेंगे तो फिर वो अपने आप को मज़ीद पीछे धकेलते जाएंगे। बिल्कुल सर, ये करेंगे। और उसके अलावा जो इस वक्त एक सेंटिमेंट जो है क्रिएट हुआ है वो ये है कि अब इंडिया की हद तक एक तो उनकी आइसोलेशन है बाकी दुनिया से। आप देख लें दुनिया में 3 बड़े मुल्क जो हैं, 3 बड़ी पावर्स जो हैं, चीन, अमेरिका और रूस, उन सब के ताल्लुकात किस मुल्क के साथ ठीक है? पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ उन तीनों के मामलात नहीं ठीक एज वी स्टैंड। इसकी वजह है ना कि जो आपने क्रिकेट में देखा है वो एक झलक है उनके बिहेवियर की, उनके तरीक़ेकार की। ऐसे कई वाक़े हुए होंगे माजी में जो स्पोर्ट्स रिलेटेड ना हो, वो डिप्लोमेटिक हो, वो सियासी हो, वो किसी भी चीज़ की, इकोनॉमिक हो, उनके अंदर उन्होंने किसी न किसी को नाराज़ किया है। क्योंकि मोदी जी का एक जो है ना माई वे और द हाईवे, इट हैज़ नॉट वर्कड आउट। अगर वो वर्कआउट की होती तो इस जंग के बावजूद, इस जंग के अंदर जो उनको हमने हार दी, उनकी शिकस्त, उसके बावजूद इंडिया के साथ कई मुल्क खड़े होते, उनके साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा। ये इस चीज़ की एक वाज़े एक एग्ज़ाम्पल है कि मोदी जी का फार्मूला जो है, या द मोदी फार्मूला, हैज़ नॉट वर्कड फॉर इंडिया। बारह सर उनको छोड़ा उनके हाल पे। हमारे पास एक और भी खबर है, ब्रेक पे चलते हैं और उस खबर को डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। तो सर थोड़ी सर हम और बातें भी कर लेते हैं, थोड़ी अराउंड टाउन क्या हो रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सर आपने सुना होगा कि एक ये कनाल के ऊपर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो था, उसका एक मंसूबा जो था वो बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो फिर रिजेक्ट हो गया था उसका। तो सर अब उसको उन्होंने तब्दील कर दिया, वो कनाल मूविंग रेस्टोरेंट की सूरत में हमारे सामने आया है और वो मंसूबा मंजूर हो चुका है और इसकी जो टोटल लागत है वो 35 से 55 अरब रुपए होगी। सर इसके अंदर आप ज़हन में रखें कि PHA का जो सर ये फ्लैगशिप मंसूबा है और उसके अंदर 1 किलोमीटर के सर्कल की नहर में ये घूमेगा और लोग उसके ऊपर बैठ के रोटी शोटी खाएंगे और वो घूमेगा, और इसके साथ साथ एक ड्रॉप ऑफ एंड पिक ऑफ पॉइंट भी होगा। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इसके ऊपर फुली मोटिवेटेड हैं और ये भी उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है कि ये जो है ये टोटली पंजाब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक मंसूबा है। तो सर वी विल फ्लोट एंड वी विल ईट। सर वो देखिए ये पहले रिजेक्ट हो गया था और मेरा सर वो नहीं सर, सॉरी सर, वो फ्लोटिंग था, ये मूविंग है। अच्छा, ये मंसूबा ही मुख्तलिफ है। बिल्कुल ठीक है। मेरा अभी भी यही ख्याल है कि ये भी रिजेक्ट हो जाएगा
उसकी वजह ये है कि जब ये एक्चुअली अभी तो ये देखें ना PHA ने प्लान बनाया है और मैं इस तरह के प्लान से ना बड़ा घबराता हूँ। ये जब पहले प्लान बन गया था और रिजेक्ट हो गया था ना, मुझे पता था ये वापस आएगा घूम के, जो कि ये आ गया। इसीलिए मुझे डर रहता है, नो पन इंटेंडेड, कि काला बाग डैम जो है ना, आपको अंदाज़ा होगा कि हर थोड़े दिन बाद घूम के वापस आ जाता है। एलिवेटेड एक्सप्रेस हाईवे हर थोड़े दिन बाद घूम के वापस आ जाती है। उसकी वजह ये कि जिस भी बाबू ने ये प्लान बनाया होता है ना, उसको होता है कि यार इस पे वर्किंग तो हो गई है, तो अब तो बनना रह गया, तो वर्किंग तो मैंने की हुई है, तो अब इसको बनना चाहिए। सो बुनियादी बात यही है कि अभी इनको कोई ना कोई समझाएगा कि देखें, पंजाब गवर्नमेंट का काम नहीं है रेस्टोरेंट बनाना। मतलब आपको अगर चाहिए रोटेटिंग मूविंग रेस्टोरेंट, तो आप किसी प्राइवेट एंटिटी को ठेका दे दें, वो बना ले आके। और चले, अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने भी डेवलप करना है कि वो रेस्टोरेंट तो वही बनाएंगे और चलाएंगे भी प्राइवेट, लेकिन ये है कि वो नहर क्या इस काबिल है, तो उस नहर को काबिल बनाना वो पंजाब गवर्नमेंट का काम है। उतना काम पंजाब गवर्नमेंट कर ले, बाकी की चीज़ें आप नहीं कर सकते। क्योंकि ये अभी आप देखें ना, अब इतने लोग सैलाब आया हुआ है, इतने लोग डिस्प्लेस्ड हैं, इतने लोगों की जो गंदम है वो पहले तो उन्होंने लगाई नहीं क्योंकि गवर्नमेंट रेट नहीं दे रही थी, और उसके बाद जो फसलों का नुकसान हुआ है सैलाब की वजह से, तो अब ये 55-56 अरब रुपया अगर रेस्टोरेंट पे लगने की कोशिश होगी ना, तो हर तरफ से इतनी ज़्यादा इसमें जो है बैकलैश आएगा कि ये सरकार कभी भी नहीं कर सकती। सो ये मेरे ख्याल में ये अभी फिर रिजेक्ट होगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है, 1.5 साल बाद ये प्लान फिर आएगा वापस। सर फिर दूसरा सर देखें, ये अवामी प्लान नहीं है। आप देखें इसकी पंजाब गवर्नमेंट जिम्मेदारी किस हद तक ले रही है कि जी उस फ्लोटिंग जो भी चीज़ बनेगी उसकी मूवमेंट और उसका रास्ता, ये उनकी जिम्मेदारी है सत्य। अब जाहिर है पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक केटरिंग कंपनी तो है नहीं, वो एक रेस्टोरेंटर तो नहीं है ना जिनके शेफ्स मौजूद हैं ये वो, तो उसके अंदर जो रेस्टोरेंट बनेगा वो तो डेफिनेटली किसी प्राइवेट सेक्टर किसी एंटिटी को जाएगा, वो किसी वहाँ से कुछ, और यकीनन वो शख्स जो प्राइवेट सेक्टर के रेस्टोरेंट्स हैं वो तो प्रॉफिट मोटिवेटेड है, तो उसके अंदर जब आपको अपनी तवा चाँप जो है वो 1600-1800 रुपए की मिलेगी, तो कितने को लोग इससे आउट हो गए हैं कि वो इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। ये रेस्टोरेंट के अलावा ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती थी कि इसको, आपके पास एक कनाल है, आप उसको अगर उस पर बहुत ज़्यादा सोचें तो आप उसको एज ए वे ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और सर मैं ये आपको बता रहा हूँ विद एग्जांपल, बैंकॉक एक ऐसा शहर है जहाँ पे दुनिया की सबसे वाहियात ट्रैफिक मौजूद है। वो क्या किया उन्होंने कहा जी हमारे पास एक कनाल सिस्टम मौजूद है, आप उसके ऊपर ना बोट्स जो हैं वो चला दें कि वो, और स्पीड बोट्स, सॉर्ट ऑफ स्पीड बोट्स, मतलब तेज़ चलती हैं, मतलब स्लो नहीं चलती, कि लोग जो हैं और स्टॉप्स बनाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना है कि जी दीगर स्टॉप्स बनाए थ्रू आउट द कनाल, जो कि इधर आपको उतार देंगे और वहाँ पे आप उतरें और अपनी जगह पहुँच जाएँ। बाकी दैट वुड बी अ बेटर आइडिया दैन दिस। वो अवामी था प्रोजेक्ट, और ऐसे नहीं है कि इसी हुकूमत ने ऐसी चीज़ पहले नहीं की। मेट्रो बस क्या है, ऑरेंज ट्रेन क्या है, सो कनाल को आपने बेसिकली उसका एक सर्टेन पोर्शन जो है वो आपने किसी प्राइवेट रेस्टोरेंट, आई एम अज्यूमिंग, के हवाले कर दिया है, और आप उससे एक बहुत बेहतर चीज़ निकाल सकते थे जो अवामी भी होती, जिससे आपका वोट बैंक भी बढ़ता। बट ये जो है, आई एम सॉरी, ये अवामी नहीं है। बिल्कुल। और अगर आपने इसको जो ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ है उसको मजीद अवामी करना है, तो आप उसमें ऑफर दें कि चांद रात मंचले आके बोट की वन व्हीलिंग कर, वाह, इस तरह के प्लान्स लेके आए, क्योंकि मंचला आपको पता है हर घर में है सर, ये है अवामी। आप कह रहे हैं इससे कि मंचला का कोई भी शय दे दें, जहाज, बोट या बाइक, वो वन व्हीलिंग कर देगा, उसकी असर उसके नुकसानात बाद में देखेंगे। लेकिन सर अगेन ये बात बड़ी ज़रूरी है कि आप इस किस्म ना प्रोजेक्ट जोन और प्रोजेक्ट मोड पे ऑन है पंजाब गवर्नमेंट कि ये प्रोजेक्ट भी कर लें, ये प्रोजेक्ट आपने, अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया। अब ये पंजाब गवर्नमेंट जो हमारी ये पंजाब गवर्नमेंट ये मैच्योर हो चुकी है इस लिहाज से कि अब आप पिकी चूज़ी हो जाएं, अब आप मामलात को ना थोड़ा सी उनकी ना तनकीद भी करें, उनकी गहराई में जाएं, और फिर आप सोचिए कौन सा मंसूबा हमारे फ़ायदे में है, और ज़्यादा ज़रूरी बात कि कौन सा मंसूबा आवाम के फ़ायदे में। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आवाम को एजुकेट करें, और मैं आवाम को एजुकेट करने का प्राइमरी स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, वो तो आप करें ही करें। देखें होता क्या है कि कभी इस हुकूमत को मिलाया जाता है बुज़दार गवर्नमेंट से, जिस पे ये कहते हैं कि देखें उस दौर में तो हुआ ही कुछ नहीं, हम कितना कुछ कर रहे हैं, हम मानते हैं इस चीज़ को। फिर इनको मिलाया जाता है नकवी साहब
के दौरे हुकूमत से, तब तो हुआ, जिसमें फिर ये कहते हैं कि लो जी और लोन पकड़ो और काम करो। देखें, ये अब लोगों को बताएं कि जी हमने काम भी करना है, लेकिन हमने अपने सूबे में बहुत ज़्यादा कर्जा भी नहीं चढ़वाना। आप अगर बुज़दार दौर में बिल्कुल काम नहीं हुआ तो जाहिर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर नकवी साहब के दौरे पंजाब हुकूमत में बहुत ज़्यादा काम हुआ तो उसमें देखें कि कर्ज़ा कितना प्राइवेट बैंकों से लिया गया। अब हमें 1.5 साल हुआ है तो हमारी अब हमने गोइंग फॉरवर्ड ऐसी एवरेज बनानी है कि कर्ज़ा भी थोड़ा सा महदूद रहे, काम भी ज़्यादा हो, ताकि ये जो चीज़ है ये आगे चलती रह सके। मतलब अगर आपने एकदम से सारे पैसे राइट लेफ्ट एंड सेंटर पकड़ के खर्च कर देने हैं तो ये फिर मतलब 2 साल 3 साल 4 साल जब गुजर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? ये पैसे वापस किसने करने हैं? सर बिल्कुल ऐसे देखिए, हर जो गवर्नमेंट होती है और उसका एक बेसिक मिशन होते हैं। इस मुल्क में 3 होते हैं। एक तो ये होता है कि जी आप प्रोजेक्ट्स लगाएं, दूसरा होता है आवाम की खिदमत के लिए लगाएं, और तीसरा होता है 5 साल तक लगाते रहें। यहाँ पे जो तीसरा वाला है ना कि 5 साल तक लगाते रहे, वो अनफॉर्चुनेटली वो सवाली निशान है कि यहाँ पे 5 साल होते या नहीं होते, ये एक चीज़ है। और मैं यही नहीं कह रहा कि इस गवर्नमेंट के साथ ऐसे मसले, मैं माजी की हुकूमतों की मिसाल लेते हुए इसके ऊपर बयान दे रहा हूँ कि जी ऐसे कभी कभार नहीं होता, ज़्यादातर फेडरल गवर्नमेंट के साथ। लेकिन हमने रिसेंटली देखा कि पंजाब गवर्नमेंट भी कभी कभार चेंज होती है। मैं तो समझ रहा हूं, आप कह रही इसीलिए एक्सट्रावेगेंट किस्म के खर्चे करते हैं कि आगे आने के पास रहे ही कुछ ना। एग्जैक्टली। सो आप एक्सट्रावेगेंट अखराजात जो हैं ये भी ना करें। और दूसरा थोड़ा सा मेरे ख्याल में इन तमाम हुकूमतों को, खासतौर पर पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट में ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। पंजाब गवर्नमेंट के पास अवाम ज़्यादा है, उनके पास बजट ज़्यादा आता है, उनके पास हर चीज़, हर लिहाज से पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके थ्रू, मतलब सेंटर की जो दिल की धड़कन है वो फ्लो करती है थ्रू पंजाब। ये बात की फैक्ट है कि जिसने पंजाब फतह कर लिया उसने सेंटर भी बना लिया। ये बात अहमी तो नहीं लोग करते। तो दैट उसकी बेसिस पे आपके ऊपर एक जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है कि आप जो हैं उस 5 साल को एक तो पूरा करने के लिए वो तमाम चीज़ें करें जो उस 5 साल तक करें। लेकिन अगर अगले जो 5 साल जो एक दिहाई बन जाती है आपका टेन्योर, शायद किसी और का या आप ही का, उसको अगर मिला के आप सोचें कि जी हम एक दिहाई में क्या क्या कर सकते हैं पंजाब के को, तो आप अनटचेबल बन जाएंगे। फिर ये शॉर्ट टर्म जो मामला है ये एक शॉर्ट टर्म प्रपोजल है। और इस पर देखिए सर 35 से 55 अरब रुपया बड़ी रकम होती है। उस 55 अरब जो है उससे बहुत कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी शख्स इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो मतलब स्टॉक्स हो, प्रॉपर्टी हो, कारोबार हो, इंडस्ट्री हो, उसको यही कहा जाता है कि तुमने जो है ना लॉन्ग टर्म सोचना है। तो हुकूमत अगर लॉन्ग टर्म सोच के नहीं की जाएगी, अगर कारोबार नहीं चल सकता तो हुकूमत कैसे चल सकती है? सो लॉन्ग टर्म इज़ द आंसर। लॉन्ग टर्म इज़ द आंसर। बारह सर, आज का हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। कल आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। खुदाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।